हेलो वन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। अब तक हमने एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज दिया गया है उस एक्सरसाइज का पार्ट 1 कर लिया है। पार्ट 1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कराया था और आज इस वीडियो मतलब कि पार्ट 2 के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H12O2। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो मिलता है हमें दो प्रोडक्ट। क्या क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और मिलता है एल्कोहल। और ये रिएक्शन कैसा है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नाम दिया गया है यहाँ पे B और जो एल्कोहल है उसको दिया गया है C। ठीक है, इसी एल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमें यहाँ पर एक एल्कीन मिल जाता है जो कि है ब्यूट-1-ईन। और इसी एल्कोहल C को जब हम ऑक्सीडाइज कराते हैं बाइक्रोमिक एसिड तो वो कन्वर्ट हो जाता है B के अंदर। तो हमें ये बताना है कि हमारा ये A क्या है और B क्या है और ये C क्या है, इसकी शकल सूरत कैसी दिखती है, और यहाँ पर इसके रिएक्शंस के बारे में आपको समझाना है। तो चलिए फोकस करते हैं इस वाले पार्ट पे। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यहाँ पे दिया गया है एल्कोहल, जब हम इसको डिहाइड्रेट कराते हैं तब ये बन जाता है ब्यूट-1-ईन। तो पहले भैया समझो ब्यूट-1-ईन का शकल कैसा दिखेगा। ये है हमारा ब्यूट-1-ईन। इस ब्यूट-1-ईन को बनाने के लिए हमें कैसा एल्कोहल चाहिए? ऐसा एल्कोहल चाहिए। देखो हमने यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या लगा रखा है? यहाँ OH लगा रखा है। इस कार्बन का हाइड्रोजन और अगर ये OH हटा दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो एल्कोहल बनाया मतलब कि C वाला कंपाउंड बनाया वो हमने सही बनाया हुआ है। आगे देखिए क्या लिखा है कि इस एल्कोहल को हम क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडाइज करा रहे हैं क्रोमिक एसिड के थ्रू। तो मिल रहा है हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि यहाँ पे मिलेगा भी। देख लो, अगर आप यहाँ पे CrO3 विद H+ यूज करते हो तो ये वाला जो आपका एल्कोहल वाला पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि ये है क्या? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एल्कोहल को आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। तो देखो भैया ये वाला कार्बन किस में चला गया? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में चला गया। तो इस तरीके से हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। अगर हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिला मतलब कि ये क्या है? बी कंपाउंड है। तो इस तरीके से हमें बी कंपाउंड के बारे में भी पता चल गया, सी कंपाउंड के बारे में भी पता चल चुका है। अब हमें कंपाउंड ए के बारे में बताना है। हमारा कंपाउंड ये है बी और ये है कंपाउंड सी। इसको बनाया हमने कहाँ से? कंपाउंड ए के थ्रू। कैसे बनाया है? डाइल्यूट H2SO4 यूज करके बनाया। मतलब कि हमने क्या किया है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है। तो किसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद एक एसिड मिलता है और एक एल्कोहल मिलता है? बताइए, आपने पढ़ा होगा कि जब हम ईस्टर को हाइड्रोलाइज कराते हैं तब हमें वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और वहाँ पे एल्कोहल मिल जाता है। इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा रिवर्स लेके चलेंगे तभी हम प्रोडक्ट ए को कमेंट कर पाएंगे, बता पाएंगे। जो हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका हम ये वाला OH और एल्कोहल का ये वाला हाइड्रोजन अगर हटा दें वाटर के फॉर्म में तो क्या क्या बचेगा? देखो ये ब्लैक वाला पार्ट जो इतना दिख रहा है और ये ब्लैक वाला पार्ट जो इतना दिख रहा है, इन दोनों को क्या करिए? कनेक्ट कर दीजिए तो ये ईस्टर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपना प्रोडक्ट ए मिल जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या लिखा गया है? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। यहां पर लिखा गया है पहले के अंदर कि आपको रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN बताना है। मतलब कि अगर आपको दिया जाए एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, मेथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, तो वहां पर आपको वो एक ऑर्डर बताना है। वो ऑर्डर किसका होने वाला है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN का। कहने का मतलब आपको वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। तो देखिएगा पहला लिख रखा है हमने यहाँ पर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN और जो नाम यहाँ पे दिए गए हैं उसका हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया है। पहला क्या था? एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड की शक्ल ऐसी दिखती है। फिर दिया गया एसीटोन, तो देखिएगा एसीटोन हमने यहाँ पे बना रखा है। नेक्स्ट लिखा है डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। तो पहले बनाइए भैया कीटोन के लिए ये वाला पार्ट। इसके किनारे क्या लगाना है आपको? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाना है। कितने लगाना है? 2 लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पे हमने डाई शब्द लिख रखा है। तो इस तरीके से इस नाम का ये शक्ल मिलेगा हमें। ठीक है, अगला लिखा हुआ है मेथाइल टर्सरी ब्यूटाइल। कहने का मतलब एक तरफ CH3 लगाइए और दूसरी तरफ टर्सरी ब्यूटाइल लगा दीजिए। कहाँ पे? इस कीटोन के इस साइड और इस साइड। हमें यहाँ पर जो ये A, B, C और D दिया गया है
अब हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं एससीएन के रिएक्शन की तरफ, मतलब कि हमें यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमें यहाँ पे कराना है। देखो भैया, जब एससीएन रिएक्शन करता है तब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमें अगर ए के साथ रिएक्शन करवाना है किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन के ऊपर अटैक करता है और कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पे आ जाता है। यही रिएक्शन हो रही होती है जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं तब, और इसी स्टेप को यूज करके हम इस रिएक्टिविटी को प्रेडिक्ट करेंगे। तो देखिए भैया, जो हमारा ये फर्स्ट वाला है ना, उस वाले में यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, मतलब कि ये हमारा क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। और एल्डिहाइड जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है इस वाले कार्बन पर आसानी से अटैक कर सकता है, लेकिन जब हमारा न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव यहाँ पर अटैक करता है तब उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि इसके किनारे किनारे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। और जो ये CH3 ग्रुप आपको दिख रहा है ये इस हाइड्रोजन से बड़े साइज में है, इस वजह से वो न्यूक्लियोफाइल मतलब कि CN नेगेटिव को यहाँ अप्रोच करने नहीं देगा। अब बात कर लेते हैं सी वाले की। सी वाले में देखो भैया, इस सी डबल बॉन्ड ओ के किनारे किनारे इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। अब आप यहाँ ये बताओ कि क्या यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन नेगेटिव का ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आसानी से अटैक कर सकता है? तो जवाब है नहीं। वो इस स्टेरिक क्राउडिंग को बीट आसानी से नहीं कर पाएगा, इस वजह से वो यहाँ पर आसानी से अटैक नहीं करा सकता। इसका मतलब जो है सी सबसे पीछे आने वाला है। अब आ जाते हैं अपने कंपाउंड डी पर। यहाँ पर देखिए एक CH3 ग्रुप दिख रहा है और ये इतना बड़ा ग्रुप दिख रहा है। जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस सी डबल बॉन्ड ओ की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब कि हमारा सी ट्रिपल बॉन्ड एन नेगेटिव अगर यहाँ की तरफ अप्रोच करेगा तो वो अटैक थोड़ा मोड़ा तो करा ही सकता है, क्योंकि इधर तो CH3 ग्रुप है जो कि रिस्पेक्टिवली छोटा है किसके, इनसाइड से। इसका मतलब क्या हुआ कि डी जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा विद रिस्पेक्ट टू सी। यहाँ भैया देखो सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पर बुद्धि लगानी है स्टेरिक क्राउडिंग पर। स्टेरिक क्राउडिंग कहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, इस वजह से ही वो लेस रिएक्टिव होगा। इसके बाद आएगा ये वाला, और यहाँ पर देखो जो ये वाला ग्रुप है ये भी तो इतना बड़ा सा है, इस वजह से सी और डी जो है लास्ट में आने वाले हैं और हमारा ए और बी जो है आगे आएगा, जिसमें से ए जो है सबसे आगे होगा क्योंकि हमारा ए क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ पर ये वाला ऑर्डर मिल जाएगा जिसमें ए आगे होगा विद रिस्पेक्ट टू बी के, बी आगे होगा विद रिस्पेक्ट टू डी के और डी आगे होगा विद रिस्पेक्ट टू सी के। चलिए आते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। यहाँ पर आपको 4 एसिड दिए जा रहे हैं। इन चारों एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आपको कमेंट करना है और बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है और सबसे कम एसिडिक कौन है, उसका एक ऑर्डर बना के समझाना है। तो चलिए समझ लेते हैं इस बात को। देखिएगा यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इसको लिख रखा है ओपन करके, आपके एसिड्स जो कि वहाँ पे दिए गए हैं। पहला दिया गया है ये वाला एसिड, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी और इसको बोल देते हैं डी, ठीक है। एसिडिटी पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि किसी भी एसिड के बगल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो एसिडिटी को बढ़ाता है, लेकिन अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करता है, एसिडिटी को घटा देता है। तो आप देखते हैं इस वाले एसिड के पार्ट में, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके बगल वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट, और ब्रोमीन क्या रखता है, -I इफेक्ट रखता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस एसिड के बगल में होगा तो निश्चित रूप से जो ये हमारा बी वाला एसिड है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होने वाला है, तो इस वजह से इसको हमने आगे लिख रखा है। अब आते हैं ए वाले एसिड में। देखो भैया अब की बार हमने क्या किया, ब्रोमीन को थोड़ा दूर कर दिया, किससे, इस एसिड वाले पार्ट से। अगर ब्रोमीन थोड़ा दूर गया मतलब कि -I ग्रुप इससे दूर जा रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन रहेगा जरूर। इस वजह से बी के बाद हम क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं। अब हम आते हैं सी और डी पर। इस सी वाले के अंदर जो हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन पर 2 CH3 लगे हुए हैं और CH3 क्या करते हैं, +I से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अगर वो +I से इलेक्ट्रॉन देंगे इस कार्बन की तरफ तो ये क्या करेगा, सामने की तरफ देगा, तो यहाँ पे देखो एक अच्छा सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। इस वजह से सबसे कम एसिडिक ये वाला होगा विद रिस्पेक्ट टू इसके भी।
अब हम बात करते हैं डी वाले की। डी वाले में क्या है, देखो भैया यहाँ पे नॉर्मल चेन है, सीधी चेन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भेजे जाएंगे लीनियरली, तब जाके यहाँ पे थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से जाएगा तो निश्चित रूप से इस वाले कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आ रही है, तो ये सामने की तरफ ज़्यादा सपोर्ट दे सकता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि बी और ए में क्या लगे हुए थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए थे, जबकि सी और डी में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए थे। इस वजह से ये दोनों क्या आएंगे, बाद में आएंगे, जिसमें से सी आगे आएगा विद रिस्पेक्ट टू डी के। तो इस तरीके से हमें ये वाला ऑर्डर मिल जाता है। अब हम बात करेंगे थर्ड वाली पार्ट पर। यहाँ पर टोटल देखिए आपको 4 एसिड दिए गए हैं, उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में समझाना है। यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं, इनका पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कमेंट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे जितने नाम दिए हुए हैं उनके रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स हम बना लेते हैं। हमने देखिएगा इस थर्ड वाले पार्ट के अंदर ये 4 स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना रखे हैं, जैसा कि ऊपर हमें नाम दिया गया था। इन चारों को आप ध्यान से देखिए और आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ढूंढिए और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को ढूंढिए। देखो भैया इस वाले एसिड के अंदर 2 NO2 ग्रुप मौजूद है। NO2 क्या करता है, -I और -M से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो सी वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन बी वाले के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो आप बताइए ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, यहाँ पे सी वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। तो भैया सी और बी में तो कंफर्म हो गया कि सी वाला ज़्यादा एसिडिक है विद रिस्पेक्ट टू बी वाले के। अब हम आते हैं ए और डी पर। ए में देखिएगा इस बेंजीन के ऊपर ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, लेकिन इस डी के ऊपर क्या लिखा है, OCH3 लिखा है, और OCH3 क्या करता है, +M से इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इसकी एसिडिटी सबसे कम आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को किधर भेजेंगे, COOH की तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि डी वाला सबसे कम एसिडिक है और इससे आगे आएगा ए, और हमारा जो सी और बी है वो सबसे आगे आएगा, क्योंकि इन दोनों में तो क्या लगा हुआ था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था, जबकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पर तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है। तो जहाँ कहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इस वजह से देखिए सी और बी को हमने क्या किया हुआ है, आगे लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड डी के। तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा इसका ऑर्डर क्या होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। लिखा गया है कि गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। यहाँ पर आपको पेयर ऑफ कंपाउंड दिए जाएंगे और उनको आपको अलग अलग करने के मेथड्स बताने हैं, टेस्ट बताने हैं। यहाँ पर टोटल आपको 7 पेयर्स दिए गए हैं, इनको अलग अलग करने के मेथड या टेस्ट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलिए पहला देख लेते हैं। पहला लिखा गया है कि प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। हमारा प्रोपेनल कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अल मतलब एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा रखा है, और प्रोप लिखा है मतलब कि हमें 3 कार्बन यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अगला हमने यहाँ पे बना रखा है प्रोपेनोन, मतलब कि एसीटोन हमने यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पर मेनली हम 3 टेस्ट यूज करते हैं, तो मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ इन तीनों को, ताकि मैं आपको आगे जो है जल्दी से समझा सकूँ चीज़ों को। हमारे जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो टॉलरेंस टेस्ट भी देते हैं, फेलिंग टेस्ट भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि हमारा जो टॉलरेंस टेस्ट है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड भी दे सकता है, एरोमेटिक भी दे सकता है, लेकिन जो हमारा फेलिंग टेस्ट होता है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते। और आइडोफॉर्म में आप याद रखना कि जहाँ पे ये CH3CO जैसा ग्रुप प्रेजेंट होगा वहीं पर सिर्फ आइडोफॉर्म टेस्ट पॉसिबल है, और कहीं पर ये पॉसिबल नहीं होता है। तो देखो भैया ये है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड क्या करेगा, टॉलरेंस टेस्ट देगा, लेकिन ये कीटोन है तो कीटोन क्या करेगा, ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट सिर्फ कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स ही देते हैं। ये हमारा जो प्रोपेनल है ये तो हमें फेलिंग टेस्ट दे देगा, लेकिन क्या ये कीटोन जो है फेलिंग टेस्ट देगा, तो जवाब है नहीं। अब आते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट पर। ये हमारा जो प्रोपेनल है वो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, लेकिन हमारा प्रोपेनोन जो है वो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हमें मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हमें यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा होगा, किसका, CHI3 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट मिल जाएगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे एक बात समझ में आई कि अगर हमें इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है तो हम इन तीनों में से कोई सा भी टेस्ट ले सकते हैं डिस्टिंग्विश कराने के लिए, क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट के अंदर देखो ये टेस्ट दे रहा है तो ये नहीं दे रहा है, फेलिंग टेस्ट के अंदर देखो ये दे रहा है तो ये नहीं दे रहा है, और आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर देखो तो ये फर्स्ट वाला नहीं दे रहा है लेकिन सेकेंड वाला अपना आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो जो यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट देगा पता चल जाएगा वो क्या है, प्रोपेनोन है।
नेक्स्ट है एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन की शक्ल कुछ इस तरीके की दिखेगी और बेंजोफिनोन की शक्ल इस तरीके की दिखेगी। ये जो हमारा एसिटोफिनोन है ये क्या है? कीटोन है। तो कीटोन तो ना तो टॉलेंस टेस्ट दे सकते हैं ना तो फेलिंग टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन देखिएगा इस एसिटोफिनोन में CH3CO ग्रुप मौजूद है, इस वजह से हम ये बोलेंगे ये क्या देगा? ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और हमारा जो बेंजोफिनोन है ये क्या है? कीटोन है, इस वजह से हम बोलेंगे ना तो ये टॉलेंस देने वाला है ना तो ये फेलिंग देने वाला है। और हमारा जो बेंजोफिनोन है वो आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? आइडोफॉर्म टेस्ट के पास जाना पड़ेगा। मतलब कि इन दोनों के आइडोफॉर्म टेस्ट कराने पड़ेंगे और जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा होगा वो क्या होगा? एसिटोफिनोन होगा, और जो नहीं दे रहा होगा वो बेंजोफिनोन होगा। यहाँ पे थर्ड दिया गया है फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इस चीज को मैंने लेक्चर के अंदर कंप्लीट नहीं किया है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे पहला दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। वैसे मैंने रिएक्शन के अंदर ये चीज समझा रखी है, लेकिन मैंने अलग से टेस्ट के माध्यम से इसको नहीं समझाया था। तो चलिए यहाँ पे आराम से ध्यान से समझा देता हूँ आपको। देखो भैया, ये ले रखा हमने फिनॉल और ये क्या है? हमारा बेंजोइक एसिड। जब हम फिनॉल की रिएक्शन NaHCO3 के साथ कराते हैं तो हमें वहां पर कोई इफरवेसेंस नहीं मिलता, मतलब कि हमें वहां पे कोई बुलबुले उठते हुए नहीं दिखते हैं। लेकिन जब हम बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं NaHCO3 का, तब हमें वहां पे इफरवेसेंस मिलता है किसका? CO2 गैस का। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि फिनॉल के केस में हमें कोई इफरवेसेंस नहीं मिलता, लेकिन बेंजोइक एसिड के केस में हमें यहाँ पे इफरवेसेंस मिल जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं भैया, जहां पे इफरवेसेंस मिलेगा निश्चित रूप से वो क्या होने वाला है? बेंजोइक एसिड होने वाला है, और जहां नहीं मिलेगा वो क्या होगा? फिनॉल होगा। फिनॉल और बेंजोइक एसिड को डिस्टिंग्विश करने का एक दूसरा तरीका है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा फिनॉल होता है वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स देता है। इस कॉम्प्लेक्स को याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली बस आप ये याद रखो, जब फिनॉल की रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 के साथ कराते हैं तो हमें वहां पर वायलेट कलर का प्रोडक्ट मिलता है। बस इतनी सी बात से हमें समझ में आ जाएगा कि जो कोई भी रिएक्टेंट इस FeCl3 के साथ रिएक्शन करके वायलेट कलर देगा वो निश्चित रूप से फिनॉल ही होगा। और जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करके हमें ये कॉम्प्लेक्स देता है जो कि है फेरिक बेंजोएट। और ये कैसा होता है? ये बफ कलर्ड PPT होता है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वहां पे आपको दिखता है। तो इस तरीके से आप न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट को यूज करके फिनॉल और बेंजोइक एसिड इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ वाले पॉइंट पे। लिखा क्या है? इथाइल बेंजोएट एंड बेंजोइक एसिड, इन दोनों को हमें क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है। तो पहले समझो ये इथाइल बेंजोएट शकल कैसा देगा। देखो भैया, इथाइल लिखा है ना, तो ये क्या लिखा जाएगा? C2H5, और इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बेंजोएट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इथाइल बेंजोएट। क्या है ये? हमारा एक ईस्टर है। और ये रहा हमारा बेंजोइक एसिड। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने यूज किया है NaHCO3, मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। क्योंकि ये ईस्टर है और यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इस वजह से हम ये बोलेंगे यहाँ पर कोई भी इफरवेसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन इस वाले बेंजोइक एसिड में देखिएगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है, इस वजह से वो रिएक्शन कर जाएगा NaHCO3 के साथ और हमें वहां पर इफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस मिल रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, जहां कहीं पर इफरवेसेंस मिलेगा वो होगा बेंजोइक एसिड, और जहां पर इफरवेसेंस नहीं मिलेगा वो होगा हमारा इथाइल बेंजोएट। अगर कोई इसका रीज़न पूछे तो वहाँ पे जवाब दीजिए कि हमारा जो बेंजोइक एसिड है वो एसिडिक नेचर का है, वो H+ दे सकता है, और वो जाकर के NaHCO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें वहाँ पर H2CO3 मिलेगा, और ये जो H2CO3 है वो टूट जाएगा H2O + CO2 गैस में, और इसी CO2 गैस का हमें वहाँ पर इफरवेसेंस मिलता है। अब आते हैं हम फिफ्थ वाले पर। लिखा गया है पेंटेन 2 ओन और अगला लिखा है पेंटेन 3 ओन। ये है हमारा पेंटेन 2 ओन और ये हमारा पेंटेन 3 ओन। इसके लिए आप यूज करिए आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो भैया, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? CH3CO ग्रुप दिख रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको आइडोफॉर्म टेस्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर CH3CO जैसा ग्रुप किनारे की तरफ नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं मिलेगा। तो इन दोनों में जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा वो क्या होगा? पेंटेन 2 ओन होगा, और जो नहीं दे रहा होगा वो क्या होगा? पेंटेन 3 ओन, मतलब कि ये होगा।
अब हम आते हैं बेंजल्डिहाइड पर और एसीटोफिनोन पर। इन दोनों को अलग करने के लिए हम लगाएंगे दो मेथड। पहला होगा टॉलेंस टेस्ट और दूसरा होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये रहा हमारा बेंजल्डिहाइड और ये है हमारा एसीटोफिनोन। बेंजल्डिहाइड जो होता है वो टॉलेंस टेस्ट दे देता है, लेकिन जो हमारा एसीटोफिनोन है क्योंकि वो कीटोन है तो वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देता। इस बेंजल्डिहाइड में CH3CO जैसा ग्रुप मौजूद नहीं है, इस वजह से ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। लेकिन देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से हमें यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट मिल जाएगा। अगला है यहाँ पर इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। इथेनॉल देखो भैया शकल ऐसा रखता है, प्रोपेनॉल ऐसी शकल रखता है। देखो भैया यहाँ पे प्रेजेंट है CH3CO ग्रुप, इस वजह से ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, लेकिन ये जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ध्यान रखना, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है वो क्या होगा, इथेनॉल होगा, और जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता वो क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा। चलिए बात है 14th क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा गया है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। यहाँ पर आपको टोटल 5 कंपाउंड्स बनाने हैं। शुरुआत करनी है आपको बेंजीन से, और आगे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप कोई भी इनऑर्गेनिक रिएजेंट ले सकते हो। अगर आप कोई ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज करते हो तो उसके अंदर एक से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहला देख लेते हैं कि क्या बनाना है। पहला हमें बनाना है मेथाइल बेंजोएट। तो पहले आप मेथाइल बेंजोएट की शक्ल बनाइए कि मेथाइल बेंजोएट क्या होता है। देखो भैया मेथाइल बेंजोएट क्या है, देखो भैया पहले आप बनाइए CH3, ये रहा CH3। आपको मेथाइल बेंजोएट बनाना है ना, तो आप पहले बनाइए बेंजीन, फिर बनाइए C+O, फिर आगे बनाइए ऑक्सीजन। क्योंकि मेथाइल बेंजोएट क्या होगा, एक ईस्टर होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, OATE आ रहा है। अगर कहीं पर OATE आ रहा है मतलब वो क्या है, ईस्टर है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि मेथाइल बेंजोएट की शक्ल कैसी दिखती है, इस तरीके की दिखती है। रिएक्शन की शुरुआत हमने की है बेंजीन के साथ, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Br2 विद FeBr3। क्या होगा, बेंजीन के हाइड्रोजन को हटाना होगा और उसकी जगह पे क्या लगाना होगा, ब्रोमीन लगाना होगा। ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब हम इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो ये हमारा मैग्नीशियम जो है इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच में इंसर्ट हो जाता है और हमें मिलता है ये बेंजीन और MgBr। अब हमें जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला है इसका रिएक्शन हम करा देंगे ड्राई आइस के साथ, मतलब कि CO2 के साथ। जब हम CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये कैसे मिल रहा है उसको भी देख लीजिए। देखो भैया ये CO2 लिखा गया है, ठीक है, और ये रहा हमारा बेंजीन, और बेंजीन पर होगा नेगेटिव चार्ज, हमारे मैग्नीशियम पर होगा पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जाके अटैक कर देगा इस कार्बन के सेंटर पे, तो कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ऑक्सीजन की खोपड़ी पे। तो इस तरीके से जो हमारा बेंजीन है वो कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, C+O नेगेटिव के साथ, और इसके साथ कनेक्ट हो रहा होगा मैग्नीशियम प्लस Br। अब हमें जो ये प्रोडक्ट मिला है अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। हमें क्या करना है भैया, ये MgBr को हटाना है, उसकी जगह पर H+ ला करके लगा देना है। अब इस बेंजोइक एसिड का अगर हम एस्टरिफिकेशन करा दें, किसके साथ कराएं भैया, CH3OH के साथ कराएं। हमने CH3OH क्यों चुना, क्योंकि हमें यहाँ पर CH3 चाहिए, किससे कनेक्टेड, इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड। और एस्टरिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि हमें चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड और एक चाहिए एल्कोहल, और वहाँ पर चाहिए H+ का प्रेजेंस, तब हमें मिल जाता है ईस्टर। तो इस तरीके से हमें ये मिथाइल बेंजोएट मिल जाता है। अगला हमें बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं, बेंजीन से शुरुआत करके। ये रहा हमारा बेंजीन, इसकी रिएक्शन करा दिया Br2 विद FeBr3 तो हमें मिल जा रहा है ये ब्रोमोबेंजीन। उसकी रिएक्शन करा रहे हैं Mg के साथ तो हो जा रहा है ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब उसकी रिएक्शन करा रहे हैं CO2 के साथ तब मिल रहा है हमें ये प्रोडक्ट, और इसकी रिएक्शन हम कराएं H3O पॉजिटिव के साथ तो हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जब हम कराते हैं HNO3 विद कंसंट्रेटेड H2SO4 तब हम यहाँ पे क्या करा रहे होते हैं, नाइट्रेशन करा रहे होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, COOH के रिस्पेक्ट में। और हमारा जो ये COOH है वो कैसा है, -M ग्रुप है, इस वजह से ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। अगर मेटा डायरेक्टिंग होगा तो जो यहाँ से मिलता है NO2+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल उसको कहाँ लगा देगा, वो मेटा पोजीशन पर लगा देगा। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। थर्ड वाला देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया कि आपको पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है। चलिए देख लेते हैं उसको बेंजीन से हम कैसे बनाएंगे। शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं अपने बेंजीन से, और उसकी रिएक्शन करा देते हैं हम CH3Cl विद AlCl3, मतलब कि हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं,
फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की रिएक्शन करा रही हैं। ऐसा करने पर जो ये CH3 है वो लग जाएगा यहाँ बेंजीन की खोपड़ी पे, तो हमें मिल जाएगा टोलुइन। जब हम टोलुइन की रिएक्शन कराते हैं HNO3 विद H2SO4, मतलब कि हम नाइट्रेशन की रिएक्शन कराते हैं, तब हमें CH3 के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे क्या मिलता है, NO2 ग्रुप मिलता है, और ऑर्थो पोजीशन पर भी NO2 ग्रुप लगा हुआ प्रोडक्ट हमें मिलता है, लेकिन वो कैसा होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है, जबकि ये वाला कैसा होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। हमारे सॉल्यूशन में दोनों प्रोडक्ट मौजूद होंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिल्टर करना पड़ेगा। मान लीजिए फिल्टर करके हमने ये प्रोडक्ट अलग कर रखा है, फिर इसके आगे हम कराएंगे KMnO4 विद KOH की रिएक्शन। इसका मतलब हम कराने वाले हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। ये कौन सा ऑक्सीडेशन करने वाला है, इस कार्बन पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट कर देगा भैया, C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से देखो ये वाला जो CH3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, C डबल बॉन्ड OH में। फिर जो हमें ये एसिड मिला है, क्योंकि वो बेस के प्रेजेंस में मिला है, इस वजह से ये वाला बेस और ये वाला एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, तो हमें ये सॉल्ट मिल जाएगा जिसके अंदर होगा C डबल बॉन्ड OK। अब हमें जो ये प्रोडक्ट मिला है इसका हम करा देंगे H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन, मतलब कि हम करा रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इस K प्लस की जगह पर आ जाएगा H प्लस और बन जाएगा आपका ये प्रोडक्ट, मतलब कि ये बन रहा होगा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब फोर्थ हमें बनाना है फेनाइल एसिटिक एसिड। तो पहले बनाइए आप एसिटिक एसिड, क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है हमारा एसिटिक एसिड। कहा जा रहा है आपसे फेनाइल एसिटिक एसिड बनाने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस CH3 को क्या लिखना पड़ेगा, CH2, और उसको कनेक्ट करना पड़ेगा फेनाइल मतलब बेंजीन के साथ, और आगे लिखा होगा C डबल बॉन्ड OH। तो जो इस समय आपको ये शक्ल दिख रही है, ये शक्ल किसकी है, फेनाइल एसिटिक एसिड की है। चलिए अब हम देखते हैं कि बेंजीन से हम फेनाइल एसिटिक एसिड कैसे बना सकते हैं। बेंजीन के हम रिएक्शन करा देते हैं CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमें मिल जाएगा ये टोलुइन। और जब टोलुइन की रिएक्शन हम कराएंगे NBS इन प्रेजेंस ऑफ HNu मतलब लाइट, तब जो है यहाँ पर आ जाएगा CH2Br, या आप यूज कर सकते हो Br2 विद HNu। कहने का मतलब आप यहाँ पे कोई लाइट यूज कर सकते हो, अक्सर हम सनलाइट ही यूज करते हैं। ऐसा करने पर हमें यहाँ के एक हाइड्रोजन को हटाना होगा और उसकी जगह पर ब्रोमीन लगाना होगा। अब हमें जो ये बेंजाइल ब्रोमाइड मिला है उसकी रिएक्शन हम करा देते हैं एल्कोहलिक KCN के साथ। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, KCN जो हमें दे रहा होगा CN नेगेटिव। जो हमें ये CN नेगेटिव मिला है ये अटैक कर देगा इस कार्बन के सेंटर पे, तो ये ब्रोमीन निकल के बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ इस बेंजीन की खोपड़ी पे जो CH2 लगा था, अब उससे CN ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल साइनाइड हो जाएगा। बेंजाइल किसको बोलते हैं, इतने पार्ट को बेंजाइल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे CN लगा, इस वजह से हम साइनाइड यहाँ जोड़ रहे हैं नाम के साथ। अगर इस साइनाइड को हम हाइड्रोलाइज करा दें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा C डबल बॉन्ड OH, मतलब कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप मिलेगा जब हम साइनाइड को हाइड्रोलाइज कराएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें मिल चुका है फेनाइल एसिटिक एसिड। फिफ्थ और लास्ट हमें यहाँ पे बनाना है पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड। पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड कहने का मतलब क्या है कि ये है, देखो भैया हमारा बेंजल्डिहाइड, इसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है। अब हमें ये चीज़ बनानी है, किससे शुरुआत करके, बेंजीन से शुरुआत करके। हमने यहाँ पे रिएक्टेंट ले रखा है बेंजीन, उसकी रिएक्शन हमने करा दिया है CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन हटाइए, उसकी जगह पर लगाइए CH3, मतलब हमें यहाँ पे मिल रहा होगा टोलुइन। जब हम टोलुइन की रिएक्शन कराते हैं HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तब हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है ये नाइट्रो प्रोडक्ट। क्या होगा, इस CH3 के पैरा पोजीशन पर आकर के एक नाइट्रो ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब हम इसकी रिएक्शन करा दें CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 और बाद में हम अगर हाइड्रोलिसिस करवा दें तो ये हमें यहाँ पर दे रहा होगा CHO ग्रुप, किसकी जगह पर, CH3 की जगह पर। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर हम क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं और बाद में हम हाइड्रोलाइज करा देते हैं, जो हमें इंटरमीडिएट मिलता है उसको। तो इस तरीके से हमें ये पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड मिल जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ लिखा गया है कि हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इन नॉट मोर देन 2 स्टेप। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप यूज करने की आज़ादी दी गई है, फ्रीडम दी गई है, और आपको बोला जा रहा है कि जो रिएक्टेंट आपको यहाँ दिए जा रहे हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए इसमें से पहला देख लेते हैं। पहला लिखा गया है कि आपको प्रोपेनोन से
प्रोपीन बनाना है। इस साइड हमने प्रोपेनोन बना रखा है और यहाँ पर हमने प्रोपीन बना रखा है। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि ये सारे स्ट्रक्चर्स आप बना ले जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको कन्वर्जन समझा देता हूँ। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाने आ रहे हैं तो आप ऐसा समझिए, जो रिएक्टेंट के साइड में लिखा गया है वो यहाँ का रिएक्टेंट दिया गया है और जो ये प्रोडक्ट है वो इस साइड फाइनली बना दिया गया होगा। चलिए पहला देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, मतलब कि एक कीटोन दिया है। जब इस कीटोन का हम रिडक्शन कराएंगे बाय यूजिंग NaBH4 तो मिल जाएगा वहाँ पर ये एल्कोहल। एक्चुअली जब आप रिडक्शन कराते हो तो साथ साथ आपको यहाँ पर हाइड्रोलिसिस भी करानी पड़ती है, वो अक्सर छोड़ दिया जाता है पेपर्स में, लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर लिखें तभी आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे। अब हमें जो ये अल्कोहल मिला है, अगर हम इसका डिहाइड्रेशन करा दें तो हमें ये एल्कीन मिल जाता है। कैसे हुआ होगा, देखो भैया, इसको अगर हम CH3 को लिख दें CH2 और यहाँ पे लिख दें हाइड्रोजन, तो ये H और OH हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखेगा। इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, प्रोपीन बोलेंगे। सेकंड वाले में हमारा रिएक्टेंट है बेंजोइक एसिड। जब हम उसकी रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ तो ये वाला OH हट करके उसकी जगह पे क्या आ जाता है, Cl आ जाता है। बाद में इसका अगर हम रिडक्शन करा दें किसके साथ भैया, H2PD विद BSO4, तो यहाँ पर मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर जो ये कैटलिस्ट लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हैं। जब हम लिंडलर्स रिएजेंट की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं तब हमें ये एल्डिहाइड मिल जाता है। अब आते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड वाला क्या है भैया, इथेनॉल। इथेनॉल का अगर हम करा दें ऑक्सीडेशन किसके साथ, CrO3 के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में, मतलब कि ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस इथेनॉल की रिएक्शन अगर हम करा दें डाइल्यूट NaOH के साथ तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, एल्डोल रिएक्शन करा रहे हैं। जब एल्डोल रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनॉल। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसके पीछे मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दिया। ये कई बार रिएक्शन आ चुकी है अब तक आपके इस सॉल्यूशन के अंदर। अब हम आते हैं फोर्थ वाले पर। फोर्थ वाले पर हमारा रिएक्टेंट दिया गया है बेंजीन। इस बेंजीन की रिएक्शन हम अगर करा दें CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इसका मतलब हम वहाँ पे क्या करा रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमें यहाँ बेंजीन के खोपड़ी के इस हाइड्रोजन को हटाना होगा और उसकी जगह पर CH3CO ग्रुप लगाना होगा। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। जब हम इसकी रिएक्शन HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 करते हैं तब हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। कैसे मिला देख लो भैया, ये हमें क्या देगा, NO2 प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल देगा और ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कहाँ पर, इसके मेटा पोजीशन पर, मतलब कि यहाँ पर। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये मेटा पोजीशन पे क्यों गया, अरे मेरे भैया ये है क्या, -M ग्रुप है। अगर -M ग्रुप है तो ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। अगर मेटा डायरेक्टिंग है तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना चाहेगा, मेटा पोजीशन पर जाना चाहेगा। अब हम ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है बेंजल्डिहाइड एज ए रिएक्टेंट और हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, बेंजोफिनोन बनाना है। हमने यहाँ पे लिया हुआ ये बेंजल्डिहाइड, जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, मतलब कि C डबल बॉन्ड OH में। अब हमें जो ये बेंजोइक एसिड मिला है, अगर उसकी रिएक्शन हम SOCl2 के साथ करा दें तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि क्या है, बेंजीन COCl। हमने किया क्या, इस OH ग्रुप को हटाया और उसकी जगह पर क्लोरीन ला करके लगा दिया, क्योंकि यही काम तो ये SOCl2 करता है। अब हमें जो ये प्रोडक्ट मिला है उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें मिल जाएगा ये बेंजोफिनोन। जब हम इसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ कराते हैं तो बेसिकली हमें क्या मिलता है, देख लीजिए, PH C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव मिलता है। ये जो है बेंजीन के इस हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में हटाता है और उसकी जगह पर आकर के खुद लग जाता है, तो हमें ये चीज़ मिल जाती है। इसको आप करके देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो यहाँ पर 3 स्टेप्स लिख दिए हैं, जबकि बोला गया था कि 2 स्टेप से ज़्यादा यूज मत करिए। एक्चुअली क्या है कि आप जब ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ज़्यादा यील्ड लाना चाहते हैं, तो ये तरीका बहुत ही बेहतर है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा कम प्रोडक्ट मिले तो उसका एक दूसरा तरीका ये है कि हमारा जो ये बेंजोइक एसिड है, इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम कराने वाले हैं बेंजीन के साथ, लेकिन अब की बार हम यूज करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। ऐसा करने की स्थिति में जो हमारा ये OH है वो हट जाता है और उसकी जगह पर ये जाकर के बेंजीन कनेक्ट हो जाता है, तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा बेंजोफिनोन। 6th वाले में रिएक्टेंट दिया गया है ब्रोमोबेंजीन और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बनाना है 1-फेनाइल इथेनॉल।
तो ये रहा हमारा ब्रोमोबेंजीन। इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, तो ये मैग्नीशियम इंसर्ट कर जाता है इस कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड के बीच में और हमें ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाता है। हमें जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला है इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें CH3C डबल बॉन्ड OH के साथ, मतलब कि एल्डिहाइड के साथ, तो भैया मेरे एल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। तो शायद आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा, मिल जाएगा। कैसे हुआ रिएक्शन देखना चाहें तो देख लीजिए, यहाँ पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जा करके अटैक कर देगा इस वाले कार्बन के ऊपर। अगर यहाँ कार्बन के ऊपर अटैक हुआ तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो पाई बॉन्ड हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन की खोपड़ी पे। जब ऑक्सीजन की खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसके बाद आप क्या करने वाले हो, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो H+ डालोगे तुरंत वो क्या करेगा, H+ रिसीव करेगा और इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा और हमारा बेंजीन जो है इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिला 1-फेनाइल इथेनॉल। अब हम बात करते हैं 7th वाले की। यहाँ पर हमने लिया हुआ है बेंजल्डिहाइड एज अ रिएक्टेंट। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3CHO के साथ और हमने यहाँ पे ले रखा है NaOH, बाद में हम करा रहे हैं हीट, इसका मतलब हम क्या कराने वाले हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कराने वाले हैं। तो देखो भैया इस वाले एल्डिहाइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है, यहाँ 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन हटाना है और ये वाला ऑक्सीजन हटाना है। इसके बाद आपको इस कार्बन को इस कार्बन के साथ कनेक्ट कर देना है बाई डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। बहुत ही आसान रहा होगा अगर आपने इसको पेन और पेपर लेकर के किया होगा। अब हमें जो ये प्रोडक्ट मिला है अगर हम इसका करा दें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कहने का मतलब हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, H2 विद निकल यूज कर सकते हैं या H2 विद पैलेडियम या प्लैटिनम यूज कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो हट जाएगा और उसकी जगह पर एक एक हाइड्रोजन आकर के लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि क्या है, 3-फेनाइल प्रोपेन 1 ऑल है। अब हम बात करते हैं 8th वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर लिखा गया है बेंजल्डिहाइड एज अ रिएक्टेंट, हमें प्रोडक्ट बनाना है ये। इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें NaCN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें इस एल्डिहाइड में H and CN ला करके ऐड करना पड़ेगा। ऐसा करने पर क्या होगा, देखो जब हम इसमें HCN ऐड करेंगे तो हम इस कार्बन से कनेक्ट कर रहे होंगे एक CN ग्रुप और ऑक्सीजन से कनेक्ट कर रहे होंगे एक हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट का अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जो हमारा ये CN ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार इस स्ट्रक्चर का नाम देख लेते हैं। देखो भैया ये पार्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं। 2 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा, ये एसिटिक एसिड हो जाएगा। एसिटिक एसिड के इस अल्फा कार्बन पे क्या क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है और उसी पर क्या प्रेजेंट है, C6H5 मतलब फेनाइल प्रेजेंट है। इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी, इसके लिए क्या लिखने वाले हैं हम, फेनाइल लिखने वाले हैं। तो नाम बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी फेनाइल एसिटिक एसिड। चलिए अब आते हैं 9th वाले पार्ट पे। यहाँ पे लिखा गया है बेंजोइक एसिड, इससे हमें बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल। इसको आप खुद अटेम्प्ट करके सीख लीजिए। अब आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या लिखा गया है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 4 टर्म्स दिए जा रहे हैं, इनके बारे में आपको बताना है, जिसमें से पहला है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन कहने का मतलब होता है एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर देना। एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इज नोन एज एसिटाइलेशन। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप इनटू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज एसिटाइलेशन। यहाँ पर हम एसिटाइलेटिंग एजेंट क्या यूज करते हैं, एसिटाइल क्लोराइड यूज करते हैं या एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया एसिटाइल क्लोराइड, तो कहने का मतलब हुआ कि CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं। आगे लिखा गया है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको कैसे लिखोगे भैया, ये देखो CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। यहाँ पर जो ये 2 नाम लिखे गए हैं इन्हीं से हम एसिटाइलेशन की रिएक्शन कराएंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब साइक्लोहेक्सेन की खोपड़ी पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। यहाँ पर हमने pyridine क्यों लिया हुआ है इसको मैं समझाऊंगा। फिलहाल याद रखें कि हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक एल्कोहल, और आगे लिख रखा है हमने CH3COCl मतलब कि एसिटाइल क्लोराइड, और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं pyridine के साथ।
देखिएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर अटैक कर देगा इस कार्बन के सेंटर पर, तो यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके क्लोरीन की खोपड़ी पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा Cl नेगेटिव और ये वाला हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा, तो ये H और ये वाला Cl मिल करके क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। अब जो ये HCl मिला है ये पिरिडीन के साथ गठबंधन करके क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। सॉल्ट कैसे बनाया भैया ये समझो, HCl जो है वो क्या है, एसिड है, और हमारा पिरिडीन क्या है, बेस है, तो बेस और एसिड मिलके क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। और हमने पढ़ा कि ये वाला ऑक्सीजन जो है इस कार्बन पे अटैक करता है, तो ये वाला ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हाइड्रोजन हम हटा रहे हैं और उसकी जगह पर CH3CO ग्रुप लेकर के आ रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। सेकेंड टर्म यहाँ पे है जो कि पढ़ना है, कैनी-जारो रिएक्शन। बहुत ही विस्तृत चर्चा लेक्चर्स पढ़ाते वक्त हो रखा है, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लिखा गया है कि द सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या था, अल्फा हाइड्रोजन लिखा था, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसंट्रेटेड अल्कलाई इज नोन एज कैनी-जारो रिएक्शन। बस आपको ये कहानी लिख देनी है, पता आपको सारे टर्म्स होंगे। पहली चीज यहाँ पे क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए, उसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, कंसंट्रेटेड बेस के साथ करानी है। और जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, किसका, किसी एक ही एल्डिहाइड का। तो देखो भैया अगर हमने यहाँ पे ले लिया ये इथेनॉल, तो ये इथेनॉल जो है रिडक्ट होकर के क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, और यही ऑक्सीडाइज होकर के पहले क्या बना रहा होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH बना रहा होगा। और ये जो एसिड बना है ये बेस मतलब KOH के साथ रिएक्शन करके क्या दे देगा, पोटेशियम इथेनोएट दे देगा। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि जो हमारा एल्डिहाइड होता है वो रिड्यूस होता है तो अल्कोहल बनाता है, और ऑक्सीडाइज होता है तो हमें एसिड देता है, बाद में वो बेस के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट दे देता है। थर्ड हमें यहाँ पे पढ़ना है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इस चीज़ को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ले रखा है ये इथेनॉल और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं प्रोपेनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और बाद में हम क्या करा रहे हैं, हीट करा रहे हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या कराना है, एल्डोल कंडेंसेशन से प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाते वक्त यहाँ पे आपको समझाना है कि क्रॉस एल्डोल का मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले फोकस करते हैं सेल्फ एल्डोल्स पे। देखो भैया जब एक जैसे दो एल्डिहाइड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तब हमें वहां पर सेल्फ एल्डोल मिलता है। अगर हमने यहाँ पे रिएक्शन कराया हुआ है इथेनॉल का एक दूसरे इथेनॉल के साथ तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट बनाते वक्त ध्यान रखेंगे क्या करना है आपको, एक एल्डिहाइड के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर फोकस करना है और दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन पर फोकस करना है। देखो भैया इस वाले एल्डिहाइड का ये दोनों हाइड्रोजन और इस वाले एल्डिहाइड का ये ऑक्सीजन हटा देना है वाटर के फॉर्म में, तो ये वाला जो कार्बन है वो इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा बाय डबल बॉन्ड और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम अगला रिएक्शन कराएं तो हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, प्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल के साथ। यहां पे भी वही कार्यक्रम करना है, इस वाले एल्डिहाइड का ये दोनों हाइड्रोजन और इस वाले एल्डिहाइड का ये दोनों ऑक्सीजन हटा देना है वाटर के फॉर्म में, तो ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा एक डबल बॉन्ड के थ्रू, तो हमें यहाँ पे मिल रहा होगा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर जो ये दोनों मिले हैं प्रोडक्ट में इनको हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे एल्डिहाइड्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब हमारी अगली चर्चा है क्रॉस एल्डोल पर, लेकिन क्रॉस एल्डोल्स के शब्द को समझने के लिए हमें पहले सेल्फ एल्डोल आना बहुत जरूरी है। देखो भैया यहाँ पे हमने ले रखा है एक इथेनॉल, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, प्रोपेनॉल के साथ, तब हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। कैसे मिला वो देख लीजिए। अगर हम प्रोपेनॉल के इस एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन मतलब कि अल्फा कार्बन के इन दोनों हाइड्रोजन को हटा दें और इथेनॉल के इस ऑक्सीजन को हटा दें वाटर के फॉर्म में, तो ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा और हमें यहाँ पे एक कंडेंस्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देखो लिखा गया है इथेनॉल और यहाँ पे हमने लिख रखा है प्रोपेनॉल। अगर हम इथेनॉल के इस कार्बन पर प्रेजेंट इन दोनों हाइड्रोजन को हटा दें और इस वाले ऑक्सीजन को हटा दें तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा बाय डबल बॉन्ड, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा ये एक दूसरा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। शायद यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि क्रॉस एल्डोल कहने का
मतलब क्या है। यहाँ पे जो ये दोनों प्रोडक्ट बने हुए हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमें दो अलग अलग एल्डिहाइड्स लेने पड़ते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्रॉस हो गया एक दूसरे के साथ, तब जाके हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। लिखा गया है कि कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट और प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपको कमेंट करना है इस सिंथेसिस पर जो आगे दिया गया है। यहाँ पर 11 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको एक एक करके चलिए अटेम्प्ट करते हैं। चलिए आंसर की तरफ आते हैं। पहला यहाँ पर लिखा गया है कि ये हमारा रिएक्टेंट है, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं KMnO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और वहाँ पर हम हीट करा रहे हैं। जब हम ये रिएक्शन करा रहे हों तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर बेंजीन की खोपड़ी से एक ऐसा कार्बन लगा है जिस पर कि हाइड्रोजन मौजूद है, तब हमें वहाँ पर इस कार्बन को क्या बना देना चाहिए, C+OH बना देना चाहिए, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना चाहिए। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा गया है, KOH लिखा गया, मतलब कि वहाँ पे बेस प्रेजेंट है। तो जो हमारा ये एसिड है वो KOH के साथ रिएक्शन करके ये पोटेशियम बेंजोएट दे देगा। अब आते हैं हम सेकंड वाले पर। सेकंड वाले पर दिया गया है ये थैलिक एसिड, उसका रिएक्शन हमें कराना है SOCl2 के साथ, और वहाँ पे हीट दिया गया है। सिंपल सी बात है भैया, हमें क्या करना है, ये OH हटाना है, उसकी जगह पर क्लोरीन ला करके लगा देना है, क्योंकि SOCl2 क्या करता है, OH को हटा करके उसकी जगह पर क्लोरीन ले करके आ जाता है। तो इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा थैलोइल क्लोराइड। अब आते हैं हम थर्ड वाले पर। थर्ड वाले में दिया गया आपको ये बेंजल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन करानी है सेमी कार्बाजाइड के साथ। हमने पढ़ा था हमारा जो एल्डिहाइड है वो जब सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें वहाँ पे सेमी कार्बाजोन मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं। देखो, इस CO के जो बगल वाला नाइट्रोजन है, आपको इन नाइट्रोजन से कभी भी हाइड्रोजन हटाना नहीं होता। आपको कहाँ से हटाना होता है, इससे दूर वाले नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटाने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ के ये दोनों हाइड्रोजन हटाएंगे, और ये वाला अगर ऑक्सीजन हटा दे तो H2O यहाँ से गायब हो जाएगा, और हमारा इतना पार्ट जो है इतने पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ये सेमी कार्बाजोन। चलिए अब आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ में आपको ये रिएक्टेंट दिया गया है और आपको ये प्रोडक्ट दिया गया है, और सारे रिएजेंट्स आपको बताने हैं जिससे हम ये बेंजोफिनोन बना सकें। तो देखो भैया, यहाँ पे एक बेंजीन है, तो चलिए मान लीजिए ये बेंजीन का काम हो गया। इतना पार्ट हमें क्या करना है, अपने बेंजीन से कनेक्ट करना है। तो अगर बेंजीन से ये पार्ट हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो इतने पार्ट में हम क्या लगा दें, क्लोरीन अगर लगा दें, और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें, AlCl3 के साथ, तो यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी और हमें प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारा रिएजेंट क्या होगा, ये होगा, और उसके रिएक्शन करा रहे होंगे किसके साथ, AlCl3 के साथ। तो देखो भैया क्या होगा, ये वाला क्लोरीन हट जाएगा, तो जो बचा हुआ पार्ट इतना होगा वो बेंजीन की खोपड़ी से हाइड्रोजन को हटाएगा और उसकी जगह जा करके ले लेगा, तो हमें ये बेंजोफिनोन मिल जाएगा। अब हम आते हैं फिफ्थ वाले पर। फिफ्थ वाले में आपको दिया गया है ये रिएक्टेंट और ये रिएजेंट, तो हमें प्रोडक्ट बनाना है। देखो भैया, यह है क्या है, टॉलेंस रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन कीटोन पर कोई असर नहीं आएगा। तो देखिए, कीटोन वाले फॉर्म को हमने क्या किया, सेम रखा हुआ है, और जो हमारा ये एल्डिहाइड है उसको हमने ऑक्सीडाइज किया, तो क्या बन गया, वो C+OOH बन गया। लेकिन जो हमारा ये टॉलेंस रिएजेंट होता है ये बेसिक होता है, इस वजह से हमने क्या किया, ये वाला H+ हटा दिया, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ये प्रोडक्ट जहाँ पर होगा C+OOO नेगेटिव। अब हम आते हैं सिक्स्थ वाले पर। आपको दिया गया है यहाँ पर ये रिएक्टेंट, और उसकी रिएक्शन कराने को बोला गया है NaCN विद HCl, मतलब कि हमें क्या कराना है, HCN ऐड कराना है अपने इस रिएक्टेंट के अंदर। तो देखो यहाँ पर है C+OH ग्रुप, ये जो हमारा C+OH ग्रुप है ये HCN के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, दोनों ही तो एसिड है भाई। लेकिन यहाँ पर जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है ये HCN अपने ऊपर ऐड करा लेगा। यहाँ पर कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा CN ग्रुप मतलब साइनाइड, और ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेवेंथ वाले पर। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये बेंजल्डिहाइड लिखा गया है, इसके हम रिएक्शन करा रहे हैं प्रोपेनल के साथ, और सामने दिया गया है डाइल्यूट NaOH। सिंपल सी बात, हमें क्या करानी है, एल्डोल की रिएक्शन यहाँ पे करा देनी है। तो देखो भैया, हमारा ये बेंजल्डिहाइड, इस बेंजल्डिहाइड के इस एल्डिहाइड ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो ये अल्फा कार्बन है उस पर कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये डायरेक्टली ऐसे इन्वॉल्व नहीं होने वाला है किसमें, एल्डोल के रिएक्शन के अंदर। यहाँ पर अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हम इसको हटा करके यहाँ से रिएक्शन तो नहीं करा सकते, तो हम कहाँ जाएंगे, इसके पास जाएंगे। तो देखो भैया, इस प्रोपेनल के अंदर जो हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन मतलब कि अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे मौजूद दिख रहे हैं।
यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते वक्त आपको यही दोनों हाइड्रोजन हटाने हैं और ये वाला ऑक्सीजन हटा देना है। ऐसा करने पर ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा बाई डबल बॉन्ड, तो हमें मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। अब हम आते हैं 8th वाले पर। यहाँ पर ये रिएक्टेंट दिया गया है, उसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, NaBH4 के साथ करानी है और बाद में हमें हाइड्रोलिसिस करा देना है विद H+। तो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो भैया, हमारा जो NaBH4 है ये ईस्टर को तो टच नहीं करने वाला है। ये कहाँ रिएक्शन करता है, कीटोन के ऊपर रिएक्शन करता है। तो जो हमारा कीटोन है वो रिड्यूस हो जाएगा और वो एल्कोहल बन जाएगा। हमने किया क्या, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ के स्पाई बॉन्ड को हमने हटा दिया। तो इस तरीके से हमें इस कार्बन पर OH ग्रुप मिल जाता है। तो इतना पार्ट क्या बन जाएगा, एल्कोहल का पार्ट बन जाएगा। लेकिन देखिएगा ये जो ईस्टर वाला पार्ट है ये हमने डिस्टर्ब नहीं किया, सिमिलर दोनों तरफ दिख रहा है, बल्कि सेम दिख रहा है। अब हम आते हैं 9th वाले पर। 9th वाले में आपको दिया गया है ये साइक्लोहेक्सेनॉल, उसकी रिएक्शन करानी है CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H+। ये करता क्या है, ऑक्सीडाइज करता है। अगर ये ऑक्सीडाइज करता है तो ये क्या करेगा, एक एल्कोहल को रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए क्या होगा, इस कार्बन पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आप क्या करोगे, हटा दोगे। यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो ये 2 डिग्री एल्कोहल है वो एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आते हैं 10th वाले पर। 10th वाले में आपको ये दिया गया, उसकी रिएक्शन करानी है BH3 के साथ। हाइड्रोकार्बन चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने आपको BH3 के फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन नंबर ना हो या कम से कम हो उस साइड हमें यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ना होता है और जिस कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उधर हमें BH2 ग्रुप जोड़ना होता है। ऐसा करोगे आप तो क्या मिल जाएगा, ये चीज़ मिल जाएगी। देखो भैया हमने यहाँ पे थ्राइस क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास 3 हाइड्रोजन है तो 3 बार आपको यहाँ पे रिएक्टेंट लेना पड़ेगा और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलिए इस 10th पर अब चर्चा कर लेते हैं। आपको दिया गया है ये रिएक्टेंट, रिएक्शन कराना है किसके साथ, BH3 के साथ। तो आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ाते वक्त, मतलब कि 11th रिकैप कराते वक्त मैंने आपको समझाया था कि ये BH3 जो है कैसे फंक्शन करता है और कैसे ये एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है। देखिएगा जो हमारा ये BH3 है ये H एंड BH2 के फॉर्म में ऐड होता है अपने एल्कीन पर और एडिशन कुछ इस तरीके से होता है कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम से कम प्रेजेंट हो उस साइड हमें हाइड्रोजन लगाना होता है और जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट हो उधर हमें बोरॉन लगाना होता है। तो देखिए हमने क्या किया है, इस CH2 ग्रुप से क्या कनेक्ट कर दिया है, बोरॉन कनेक्ट कर दिया है और इस कार्बन पर हमने कनेक्ट किया हुआ है हाइड्रोजन। लेकिन हमारे पास कितने हाइड्रोजन मौजूद थे, 3 हाइड्रोजन मौजूद थे। तो हम कितनी बार ये रिएक्शन करा सकते हैं, 3 बार करा सकते हैं। तो देखो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 मोल रिएक्टेंट का लेना पड़ेगा और 1 मोल BH3 का लेना पड़ेगा, तब जा करके हमें ये चीज़ मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे थ्राइस टाइम ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अब हमें जो ये प्रोडक्ट मिला अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, तो हमें क्या करना है भैया, इस CH2 से कनेक्ट कर देना है एक OH ग्रुप। देखिए हमने यहाँ पे यही प्रोडक्ट बना रखा है। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें PCC के साथ, मतलब कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ये वाला जो एल्कोहल ग्रुप था वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब आते हैं 11th वाले पर। 11th में आपको ये दिया गया है O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक विद वाटर और आगे आपको ये प्रोडक्ट दिया गया है। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या रिएक्टेंट रहा होगा। इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान है अगर आपने ओजोनोलिसिस को बहुत ही ध्यान से सुना और समझा होगा। हमें यहाँ पे 2 मोल ये प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। हमें अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों ऑक्सीजन को हटा देना है। अब जो पार्ट बच रहा है इन्हीं दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो जो अभी मिला यही हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। तो देखिएगा यही हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, रिएक्टेंट मिल जा रहा है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देना है इन तीनों के लिए। पहला पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा गया है। साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड बट 2,2,6 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन डज नॉट। बोला जा रहा है कि जो हमारा ये साइक्लोहेक्सेन है ये बहुत अच्छा कंसंट्रेशन देता है, बहुत अच्छा यील्ड देता है साइनोहाइड्रिन का, लेकिन हमारा जो ये 2,2,6 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्सेनोन है ये हमें कम यील्ड
देता है। ऐसा क्यों? तो देखो भैया, इसका है सिंपल सा जवाब कि इस वाले कीटोन में इस कार्बन पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पर Cn नेगेटिव का आसानी से इस पर अटैक हो सकता है। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट यहाँ पर ज़्यादा होगी, इस वजह से हमें इसका प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इस कार्बन पर अटैक थोड़ा मुश्किल होगा अपने न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि इस कार्बन पर और इस कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है, तो इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अप्रोच नहीं कर पाता है। इस वजह से इसका यील्ड बहुत ही खराब आने वाला है, जबकि इस वाले रिएक्शन का यील्ड बहुत ही अच्छा आएगा। अब आते हैं सेकंड वाले पर। क्या लिखा गया है कि देयर आर 2 NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बाजाइड, हाउएवर ओनली वन इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन्स। आपको यहाँ पे बताना है कि जब हम सेमी कार्बाजोन बना रहे थे तो हमने सेमी कार्बाजाइड के एक स्पेशल NH2 को क्यों चुना, जबकि वहां पे 2 NH2 ग्रुप मौजूद थे। चलिए उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं। ये है हमारा सेमी कार्बाजाइड। क्या होता है सेमी कार्बाजाइड? NH2 CO NH NH2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। इस सेमी कार्बाजाइड में 2 NH2 ग्रुप मौजूद हैं। हम इन दोनों में से सिर्फ इसी वाले से रिएक्शन करवाते हैं, इससे हम नहीं कराते, यही चीज़ हमें समझानी है। तो देखो भैया, इस वाले नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर प्रेजेंट हैं वो लोन पेयर क्या होंगे? कॉन्जुगेशन में होंगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ऐसा होने की स्थिति में हमारा जो ये लोन पेयर है वो फ्री तो नहीं है। अगर ये फ्री नहीं है तो ये कहीं पर अटैक नहीं करा सकता। लेकिन देखो, ये जो हमारा NH2 ग्रुप है ये तो किसी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इस नाइट्रोजन पर जो प्रेजेंट लोन पेयर होंगे वो लोकलाइज्ड होंगे, फ्री होंगे। इस वजह से वो अपने रिएक्टेंट की खोपड़ी पर अटैक करा सकते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर रिएक्टेंट CH3COH, तो इस कार्बन पर वो अटैक करा सकते हैं। लेकिन क्या ये लोन पर अटैक करा पाएंगे? तो जवाब है नहीं। इस वजह से हम हमेशा इसी वाले NH2 से रिएक्शन कराते हैं, इस वाले NH2 से नहीं कराते। अब आते हैं हम थर्ड वाले पर। क्या लिखा गया है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर्स फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फ्रॉम एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट द वाटर और द ईस्टर शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म्ड। बोला ये जा रहा है कि जब आप ईस्टर बनाते हो, किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से और किससे? एल्कोहल को मिला करके, तो आप या तो ईस्टर को जल्दी से जल्दी हटाना चाहते हो या यहाँ पर प्रेजेंट जो H2O होता है उसको हटाना चाहते हो। ऐसा क्यों? तो चलिए उसका जवाब ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले रखा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ले रखा है ये एल्कोहल। उसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? H+ के साथ। और जब ये रिएक्शन होता है तो हमें वहाँ पे मिलता है ईस्टर और वाटर। अगर हम वाटर के कंटेंट को हटाते रहेंगे लगातार या ईस्टर के कंटेंट को लगातार हटाते रहेंगे तो हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, क्योंकि उस चीज़ को हम हटाते जा रहे हैं। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा इसका जवाब कहाँ से मिलेगा? ली चटेलियर प्रिंसिपल से मिलेगा, जिसमें यह कहा गया था कि अगर आप प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को हटाते जाओगे किसी इक्विलिब्रियम के रिएक्शन के अंदर से, तो वहाँ पर प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बनने की संभावना होगी और वो रिएक्टेंट जो है रिएक्शन करके जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स दे रहे होंगे। मतलब कि वहाँ पर परसेंटेज ऑफ यील्ड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बहुत ही भीषण सा लिखा हुआ है, लेकिन डरने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल बना देंगे इसको, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 69.77% कार्बन एंड 11.69% हाइड्रोजन। तो चलिए उसको नोट कर लेते हैं। क्या लिखा गया है? परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है? 69.77% है और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 11.63% है। और आगे लिखा गया है एंड रेस्ट ऑक्सीजन। तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा भैया? ऑक्सीजन होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? 100 में से इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो हमें मिलेगा वहां पर 18.6%। इतना क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आगे लिखा गया है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 86। चलो भैया लिख लेते हैं कि 86 क्या है? मॉलिक्यूलर मास है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो चलिए अब डिड्यूस करते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिएगा हमने ले रखा है यहाँ पे रेशियो किसका? नंबर ऑफ कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन एटम का, जो कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। अगर हम ये मान लें कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो टोटल 100 ग्राम है, तो कार्बन उसमें कितना ग्राम होगा? 69.77 ग्राम होगा। अगर इतना ग्राम कार्बन मौजूद है
तो वहां पे कितना नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होगा, तो इसको किससे डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करोगे। इसके बाद लिखा गया है इस टू 11.63 डिवाइड बाई 1। यहाँ पर आपकी बार 1 क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये 1 जो है एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का। और यहाँ पे आगे क्या लिखा होगा, 18.6 डिवाइड बाई 16, क्योंकि हमारा ये 16 किसका एटॉमिक मास है, इस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। तो इस तरीके से हमें मिल जाता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि कितना है, इतना है। इसके बाद हम जो सबसे छोटा नंबर होता है उसे क्या करते हैं, सबको डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब हम 5.81 को डिवाइड करेंगे 1.16 से। इसके बाद हम 11.63 को डिवाइड करेंगे 1.16 से, और 1.16 को डिवाइड करेंगे 1.16 से। तो देखो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है 1, और यहाँ पर मिल रहा होगा 10, और इस वाले में मिल जाएगा हमें 5। तो इस तरीके से हमें एक रेशियो मिलता है 5, 10 और 1 का। हमें यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर्स मिल चुके हैं। कार्बन कितना था भाई, 5 था। हाइड्रोजन कितना था, 10 था। ऑक्सीजन कितना था, 1 था। तो इस तरीके से ये हमें मिल रहा होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे यही लिखा गया है कि देयरफॉर द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C5H10O। अब अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देख लो भैया, कार्बन कितने थे, 5 थे, तो हम क्या लिखेंगे 5 × 12। हाइड्रोजन कितने थे, 10 थे, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन कितना भैया, 1 है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 86। यही 86 नंबर देखिए हमें यहाँ पे भी दिया गया है, जो कि क्या है, एटॉमिक मास है। अगर एटॉमिक मास और एम्पिरिकल मास दोनों सेम हों, इसका मतलब हमारा यही वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने वाला किसके लिए, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। अब चलिए आगे की कहानी पढ़ लेते हैं। अब तक हमें क्या पता चला, किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H10O है। आगे लिखा गया है कि इट डज नॉट रिड्यूस द टॉलेंस रिएजेंट। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है एल्डिहाइड तो नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड होता तो वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता। इसका मतलब वो क्या हो सकता है, कुछ कीटोन जैसी कोई चीज़ हो सकती है। आगे लिखा गया है कि बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, मतलब कि NaHSO3 के साथ अगर कोई एडिशन कंपाउंड बना रहा है तो निश्चित रूप से वो या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। लेकिन क्योंकि वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर रहा था तो निश्चित रूप से अब वो क्या होगा, कीटोन ही होगा। और आगे लिखा गया है कि गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है तो इसका मतलब हुआ कि उस कीटोन में किनारे की तरफ CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमें मिल गया कि ये जो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। इसके आगे लिखा गया है कि जब आप बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीडेशन कराओगे तब हमें वहाँ पर इथेनोइक एसिड मिलेगा और प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं NaHSO3 के साथ तो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, जहाँ से हमें ये पता चला कि ये या तो कीटोन हो सकता है या तो ये क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है। लेकिन ये जो है टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता, इस वजह से ये एल्डिहाइड तो नहीं है, ये क्या है, कीटोन है। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है। कहने का मतलब हुआ कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, C++OCH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा। और जब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये हमें ये दोनों एसिड दे देता है। इन दोनों को मिला के ये बात कंफर्म हो गई थी कि ये क्या होगा, CH3C++OR ग्रुप होगा। ठीक है, अब हमें इस R की जगह पे क्या लिखना है, 3 कार्बन ला करके ऐड कर देना है, क्योंकि हमारे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल 5 कार्बन मौजूद हैं। तो इस तरीके से अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो CH3C++O, फिर लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे CH2, इसके बाद लिख रहे होंगे CH3। ठीक है, अब हम चलिए इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। जब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीडाइज करेंगे तो इतना पार्ट देखिए हमें क्या दे देगा, ये इथेनोइक एसिड दे देगा, और इतना पार्ट हमें क्या दे रहा होगा, प्रोपेनोइक एसिड दे रहा होगा। तो शायद आपको समझ में आ चुका हो कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, पेंटेन 2-ओन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या लिखा गया है कि ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन द कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल
वाई, इस चीज़ को हमें समझाना है। देखो भैया ये है हमारा फिनॉल, जब हम इसको क्या करेंगे आयोनाइज करेंगे तो ये हमें क्या देगा H+ देगा, साथ में दे रहा होगा ये फिनॉक्साइड आयन। अगर हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड लें और इसको आयोनाइज करें तो यहाँ पे मिलेगा ये कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में क्या मिल रहा होगा H+ आयन मिल रहा होगा। H+ आयन मिल रहा है तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है दोनों क्या है एसिड है। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है। आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने समझाया था कि जब भी किसी एसिड की एसिडिटी को चेक करना हो तो आप जाइए कहाँ पर, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड पर। उन दोनों के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करिए, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही वाला एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो भैया ये है हमारा फिनॉक्साइड आयन। इस फिनॉक्साइड आयन का जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो यहाँ पर हमें टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, लेकिन जब कार्बोक्सिलेट आयन का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। तो आपकी खोपड़ी में आ रहा होगा कि सर ये फिनॉक्साइड आयन इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर इसके खूब ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं, इसी बात को हमें यहाँ पे समझना है। देखो भैया जो हमारा ये नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर होता है तो वो बहुत खुश होता है, वो बहुत स्टेबल रहता है, लेकिन अगर वो कार्बन के ऊपर जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाला नहीं है। इस वजह से इस 2, 3 और 4 को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज कार्बन की खोपड़ी पे मौजूद है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। इस वजह से ये जो तीनों है ना वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे अपने रियल स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये इग्नोरेबल हैं। तो यहाँ पे बचे कितने, सिर्फ ये 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ हम कंपेरिजन करेंगे। देखो भैया यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ वाला जो नेगेटिव चार्ज है जब वो रेजोनेंस में जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है, दूसरे वाले ऑक्सीजन पर जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करेगा क्योंकि बार बार वो कहाँ जाना चाह रहा है, ऑक्सीजन की खोपड़ी पे जाना चाह रहा है और वहीं पर वो जाकर के रुक भी रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं इस वाले पर। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन पर क्या मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर देखिएगा इस वाले ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई खास अंतर नहीं है, ये क्या है, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और कोई भी मॉलिक्यूल अगर आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसको एक जैसी चीज़ में ही कन्वर्ट होना है जो कि बहुत सुटेबल है उसके लिए कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन इस पहले और इस 5वें को देखिए तो ये दोनों आइडेंटिकल तो नहीं है। ठीक है, वो सिमिलर जरूर हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि हमारा ये वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरीके से हमें मिलता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस में ये ज़्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू इसके। अगर ये जो है ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसका रिस्पेक्टिव एसिड जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। इसका मतलब वहाँ पर एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आगे आएगा विद रिस्पेक्ट टू फिनॉल। तो ये वीडियो यहाँ पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।